हाँ तो नमस्ते जी, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार राम ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री में भी क्या लेसन नंबर 1, जिसका क्या नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। उसमें भी क्या पढ़ने वाले हैं तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट, और पॉइंट नंबर 2 क्या है, मेटरनिक युग। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम शायद 2D इमेज के माध्यम से आपको समझाने का एक छोटा सा प्रयास रहेगा, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट को पहले तो देख लेते। ये आपका एक फिगर दिख रहा है मेरे ख्याल से, तो वो आप समझ लीजिए ये नेपोलियन बोनापार्ट है। क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट है, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट का आपको फिगर दिख रहा होगा। हाँ सर, दिख रहा है। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था तो 15 अगस्त 1769 ईस्वी में इनका जन्म होता है। किसका, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म होता है। 15 अगस्त 1769 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म होता है। ये कौन से द्वीप में इनका जन्म होता है तो कोर्सिका द्वीप पर होता है। कोर्सिका द्वीप की राजधानी क्या है, अजासियो। अजासियो में नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म होता है। ये कोर्सिका द्वीप कहाँ है तो ये कोर्सिका द्वीप फ्रांस, यानी ये फ्रांस दिख रहा है आपको। हाँ सर, दिख रहा है। तो फ्रांस देश का ही क्या है, हिस्सा है। कौन सा, कोर्सिका द्वीप है, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था सर, 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था। कौन सा द्वीप पे हुआ था, कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। और वो कौन सा देश का हिस्सा है, फ्रांस देश का हिस्सा है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट क्या होता है, फिर पैदा हो गया। तो उनके पिता का क्या नाम था, कार्ले बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का पिता क्या नाम था, कार्ले बोनापार्ट। और कार्ले बोनापार्ट किसका पिता का नाम था, नेपोलियन बोनापार्ट का पिता का नाम था। उसके बाद ये फ्रांस की गद्दी पे कब बैठता है, ये फ्रांस का राजा कब बनता है तो 1804 ईस्वी में फ्रांस का राजा बनता है। जैसे ही राजा बना, भाई क्या करना, इसने तुरंत ही लगा दिया नेपोलियन संहिता। यानी 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता को लागू कर दिया। और आप बोल सकते हैं किसने नेपोलियन संहिता को लागू कर दिया, यानी नागरिकों की भलाई के लिए इसने एक संहिता जारी किया। और ये गद्दी पे बैठता है 1804 ईस्वी में, यानी नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की गद्दी पर 1804 ईस्वी में बैठता है। ये 1804 बोले तो ये 18वीं सदी में एंट्री मार चुका है। तो 18वीं सदी में आपका एक युग आता है जिसको हम आधुनिक युग बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता, यानी आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है, ठीक है। ये नेपोलियन फ्रांस की गद्दी पर बैठने से पहले इसने क्या किया था, इटली पर क्या किया था, शासन कर लिया था। इटली पर इसने अधिकार जमा लिया। इसने इटली के छोटे बड़े राज्य, जितने भी इटली के छोटे बड़े राज्य था उसको मिलाकर उसने संपूर्ण इटली को 3 भागों में क्या कर दिया, इसने डिवाइड कर दिया। यानी इटली के ये जो आप देख रहे हो फिगर, यहाँ से जो देख रहे हो, सेवाई, लवांडी, वेनेसिया, टस्कनी, पिम्पल्स, नेपल्स और सिसिली। इसने क्या किया था, पूरे इटली के जितने भी छोटे बड़े राज्य थे उसको मिलाकर इसने संपूर्ण इटली को 3 भागों में बांट दिया। ये नेपल्स और सिसिली जो ये दक्षिणी इटली में बांटा इसने, और इसको मध्य इटली में बांटा। और ये वाला जो ये फिगर यहाँ से आपने काला जो मैंने कर रखा उसको उत्तरी इटली में बांट दिया। मतलब आप सोच रहे हो कि ये फ्रांस का गद्दी पे भी बैठा हुआ, इटली पे भी शासन कर रहा। इटली पर ये शासन करता है 1796 से लेकर 1814 ईस्वी तक इटली पे शासन करता। फिर क्या करता है, ये फ्रांस की गद्दी पर 1804 ईस्वी में बैठता है। इसके 2 साल बाद यानी 1806 ईस्वी में ये जर्मनी में जर्मन राइन संघ की स्थापना कर देता है। जर्मनी में जर्मन राइन संघ की स्थापना कर दी। सर जर्मन राइन संघ क्या है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि जर्मनी में उसने 39 रिहायशी इलाकों को पर कब्जा करके वहां पर जर्मन राइन संघ की स्थापना कर दिया। बताइए तो ये नेपोलियन बोनापार्ट, दिखने में तो भाई बोना नहीं बोल सकते इसको, भाई कितना दिमाग है। ये फ्रांस का भी राजा है, इटली पे भी एकीकरण किया हुआ है, इटली पर भी अधिकार किया हुआ है, और जर्मनी पे भी कुछ राज्य पर कब्जा कर लिया है। बताइए तो डेफिनेटली जब एक राजा किन्हीं 3 देशों पर सत्ता चलाएगा तो डेफिनेटली आगे जो आसपास का जो देश है उस पर डेफिनेटली क्या करेगा, हमला करेगा, ठीक है। तो इसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जाता है, और षड्यंत्र में रचने में कौन कौन रहता है, रूस जो कि मित्र राष्ट्र समझ सकते हैं, रूस, और जर्मनी का एक राज्य है जिसको हम पर्सा बोलेंगे, ठीक है। रूस, पर्सा और ब्रिटेन और एक ऑस्ट्रेलिया, ये चारों मिलकर एक षड्यंत्र रचता है किसके खिलाफ, नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ। और एक युद्ध होता है जिसको हम वाटरलू का युद्ध कहते हैं। एक युद्ध होता है वाटरलू, जो युद्ध है 18 जून 1815 ईस्वी में जो युद्ध होता है, जिसमें बेचारा फ्रांस के सम्राट बोले तो नेपोलियन बोनापार्ट की इस युद्ध में क्या हो जाती है, हार हो जाती है। बेचारा हार जाता है, बेचारा कर भी क्या सकता है।
अब 4 देश मिलके मारेगा बेचारे अकेला का, तो इसका क्या होगा, ये बेचारे की हार हो जाती है। किसका, नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाता है वाटरलू के युद्ध में। बेचारे को हार होने के बाद इसको सेंट हेलेना नामक द्वीप पर क्या करता है, इसको बंदी बना देता है और बंदी बना लेता है। बस इसका सेंट हेलेना नामक द्वीप पर ही बेचारा का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। यानी 1821 ईस्वी में बेचारा सेंट हेलेना नामक द्वीप पर इसकी मृत्यु हो जाती है नेपोलियन बोनापार्ट का। तो मेरे ख्याल से अप टू डेट फिगर बोल सकते हैं, इसके माध्यम से हमने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपको पूरा बता दिया। यदि हम बात करें बिहार बोर्ड की एग्जाम के, तो इसमें आपसे क्वेश्चन कौन कौन से पूछ सकते हैं आपके बोर्ड में, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या होंगे, इंपॉर्टेंट हो गए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहला ही क्वेश्चन बोर्ड पूछ सकता है आपसे कि किसने जर्मनी में जर्मन राइन संघ की स्थापना किया। डेफिनेटली आप बता सकते हैं कि सर सिंपल है, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। पूछेगा नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की गद्दी पे कब बैठता है, फ्रांस का राजा कब बनता है, तो आप बोल सकते हैं कि 1804 ईस्वी में। तो ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसको कहा जाता है, क्योंकि 18वीं शताब्दी में ये फ्रांस की गद्दी पे बैठता है, तो हम बोल सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट डेफिनेटली एक अच्छा राजा था और मेरे ख्याल से आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम मेटरनिक के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं मेटरनिक। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, मेटरनिक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मेटरनिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मेटरनिक का जन्म कब हुआ था, सबको पता है मेटरनिक का जन्म हुआ था मई 1773 ईस्वी में। कब हुआ था, मई 1773 ईस्वी में हुआ था। और ये काबलीज नगर में हुआ था इनका जन्म। और कौन से देश में हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया देश में हुआ था। कौन सा देश में हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया देश में। तो पूछेगा मेटरनिक का जन्म कब हुआ था, मई 1773 ईस्वी में हुआ था। मई 1773 ईस्वी में हुआ था, काबलीज नगर में हुआ था। और कौन सा देश में हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया देश में हुआ था। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया देश। ये देश दिख रहा है आपको, ये ऑस्ट्रेलिया है। इसी में इसका क्या होता है, इनका जन्म हुआ था। किसका, मेटरनिक का। मेटरनिक आपसे पूछ ले कि मेटरनिक कैसा शासक था, डेफिनेटली ये घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। आप बोल सकते हैं एक घटिया क्वालिटी का शासक था। ये जनता के खिलाफ मतलब हमेशा क्या करता था, इसके मनमानी करता था। यानी बोल सकते हैं घोर प्रतिक्रियावादी था, मतलब ये जनता उनका ज्यादा सुनता नहीं था। ठीक है, कौन, मेटरनिक। मेटरनिक का मुख्य उद्देश्य था गणतंत्र का विरोध करना, यानी जनता वाला जो शासन होता था नॉर्मल, उसको क्या करना, विरोध करना और राजतंत्र का पुनर्स्थापना करना। यानी राजा का बेटा राजा ही शासन करेगा, ऐसा इसका सोच था। किसका, मेटरनिक था। मेटरनिक का एक सोच था। ठीक है, मेटरनिक का एक मूल मंत्र होता है शासन करो और कोई परिवर्तन नहीं होने दो। ये किसका सोच था, ये मेटरनिक का था। ये मेटरनिक कहता था कि शासन करना है लेकिन अपने देश में कोई परिवर्तन होने नहीं देना है दूसरे के देश में। ठीक है, किसका मुख्य उद्देश्य था ये। तो मेटरनिक क्या कहता था, इसका मूल मंत्र था शासन करो और कोई परिवर्तन नहीं होने दो। ये मेटरनिक का कहा। ठीक है, तो मेटरनिक क्या होता है, ये ऑस्ट्रेलिया का चांसलर बनता है। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर बोले तो ये प्रधानमंत्री बनता है। चांसलर मतलब प्रधानमंत्री होता है, ये ऑस्ट्रेलिया का चांसलर बनता है। ठीक है, उसके बाद आपको तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वाटरलू का युद्ध। वाटरलू के युद्ध में डेफिनेटली नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुआ था। उसके बाद एक सम्मेलन बुलाया गया था जिसको हम बोलते हैं वियना सम्मेलन। क्या बोलते हैं, वियना सम्मेलन। वो कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता भी कौन करता है, ये मंदबुद्धि बोले तो मेटरनिक करता है। कौन, अध्यक्षता वियना सम्मेलन का। ठीक है, इसकी मेजबानी करता है। और वियना सम्मेलन में मुख्य रूप से कौन कौन से देश आते हैं, तो सबसे पहला देश आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या आता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, दूसरा रूस और तीसरा परसा आता है और चौथा आपका ब्रिटेन आता है। आपसे बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन में मुख्य रूप से कौन कौन से देश आते हैं। तो पहला ऑस्ट्रेलिया आता है, दूसरा रूस आता है, तीसरा परसा आता है और चौथा ब्रिटेन आता है। ठीक है, ये सम्मेलन बुलाया जाता है, तो सम्मेलन में डिस्कशन होते हैं और मेटरनिक इसकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो मेटरनिक इसकी अध्यक्षता करते हैं, सम्मेलन बुलाया जाता है। और इस सम्मेलन में बुलाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ये सम्मेलन इसलिए क्यों रखा गया था, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में वाटरलू के युद्ध में किसको हराया था, नेपोलियन बोनापार्ट को। और नेपोलियन बोनापार्ट, तो उस इसमें वियना सम्मेलन बुलाया जाता है और इसमें बोला जाता है कि शांति संतुलन स्थापित करना। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था शांति संतुलन को स्थापित करना। ठीक है, यानी इटली से फ्रांस के प्रभाव को समाप्त करना। जो इटली में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या था, प्रभाव था। इटली में, फ्रांस में और जर्मनी में नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो इस सम्मेलन का बुलाने का यही मुख्य उद्देश्य था कि इटली से फ्रांस के प्रभाव को क्या करना, कम करना। इसका मुख्य उद्देश्य था किसका, इस सम्मेलन का। ठीक है, तो नेपोलियन एक बात बोलता था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में क्या होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था, नेपोलियन, ये मेटरनिक ने कहा था। ठीक है, मेटरनिक ने क्या कहा था, जब फ्रांस जब सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था, मेटरनिक ने कहा था। ठीक है, मेटरनिक कहा देता है। ठीक है, उसके बाद ये वियना सम्मेलन में क्या करता है, वियना सम्मेलन
यानी मेटरनिक जो आप सोच सकते हैं घोर प्रतिक्रियावादी शासक था, यानी नेपोलियन बोनापार्ट सभी राज्य, इटली के सभी राज्य को जोड़ने का काम किया। तो ये मलबुद्धि बोले तो मेटरनिक, यह क्या किया, इटली को बहुत सारे राज्य में क्या किया, तोड़ दिया। बताइए तो ये कैसा राजा था। इसने क्या किया, इटली के बहुत सारे राज्य में तोड़ दिया। और दक्षिण इटली में आपके 2 राजा आते हैं, नेपल्स और सिसिली। इसको फर्डिनेंड राजा, बुर्बो वंश के राजा फर्डिनेंड को दे दिया, भैंस की आंख दे दिया। और ये जो पेपल्स राज आपको दिख रहा है जो मध्य इटली में है, इसकी राजधानी रोम थी, ठीक है, इसको पोप का अधिकार कर दिए। पोप कौन था, एक राजा था, तो ये पोप को दे देता है। और जो लोमांडी और वेनेसिया है जो इटली के 2 बड़े राज्य था, ठीक है, उस पर भैंस की आंख ऑस्ट्रेलिया अधिकार कर लेता है, ठीक है। और जो जर्मनी में जो 39 रिहायशी इलाके को नेपोलियन बोनापार्ट ने जीता था, उस पर भी प्रत्यक्ष तो नहीं बोल सकते, अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रेलिया का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। बताइए तो। और फिर उसने क्या करता है, वियना सम्मेलन के माध्यम से ही क्या करता है, फिर फ्रांस पर क्या करता है, फ्रांस में फिर से यह बुर्बो वंश का स्थापना कर देता है। और बुर्बो वंश का स्थापना कर देता है, क्यों करता है, क्योंकि वह गणतंत्र का क्या करता था, इसका मुख्य उद्देश्य था गणतंत्र का विरोध करना है, गणतंत्र का विरोध करना है और राजतंत्र की क्या करना है, स्थापना करना है, यानी राजतंत्र का पुनर्स्थापना करना। तो ये क्या करता है, फ्रांस में वियना सम्मेलन के माध्यम से बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना कर देता भाई, फिर से वही। और फिर उसके बाद यहाँ का राजा नियुक्त कर देता है लुई 18वां को। किसको कर देता है, लुई 18वां को राजा बना देता। ये लुई 16वां की तरह तो नहीं राजा था, लेकिन लुई 18वां एक अच्छा राजा था। इसने अपने समय में समान नागरिक संहिता जारी किया, ठीक है। तो मतलब ये एक अच्छा राजा था, ठीक है। कौन, लुई 18वां था। बेचारा लुई 18वां नेपोलियन बोनापार्ट के हटने के बाद, नेपोलियन बोनापार्ट आप बोल सकते हैं कि 1815 में उसका शासनकाल क्या होता है, खत्म होता है। और लुई 18वां जो है 1815 से लेकर 1824 तक फ्रांस की गद्दी पे बैठता है। कब, 1815 से लेकर 1824 तक फ्रांस की गद्दी पे बैठता है। उसके बाद फिर और कोई नया राजा ही आता होगा, ठीक है। तो उसको हम अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू।